हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। मैं हूं श्वेतांकी और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स, जिसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, जिसकी पढ़ाई हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 4 टॉपिक कवर कर लिया है। आज हमारा ये होने वाला है 5th लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, जो है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल से। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो नाम से हमें समझ में आ रहा है भाई, चार्ज की बात तो कर रहे हैं हम इसमें। इलेक्ट्रिक है तो चार्ज है, और डायपोल का मतलब है दो। डाई का मतलब हो गया दो, तो दो चार्ज की बात हो रही है। तो बेसिकली जो डायपोल है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होते हैं विद सर्टेन सेपरेशन। तो सबसे पहले तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। लिखिए, इट इज अ सिस्टम of two equal and opposite charges separated by a very small distance, a very small distance. For example, अगर मैंने एक चार्ज लिया है माइनस क्यू का और दूसरी चार्ज मैंने ली है प्लस क्यू की, तो यहाँ पे ये दो पॉइंट चार्ज की सिस्टम जो बन रही है ना, ये एक डायपोल कहलाती है। ठीक है, इसकी सेपरेशन मान लेते हैं डी है। इसकी सेपरेशन क्या है, डी है। तो ये मेरी क्या बन गई, एक डायपोल बन गई। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरी सिस्टम मैंने मान लो ली है माइनस क्यू की और प्लस टू क्यू की। अब ये क्या है, यहाँ पे जो मेरी डेफिनेशन है क्या कहती है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। भाई टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले केस में मेरी मैग्नीट्यूड सेम थी और ऑपोजिट चार्ज का मतलब हो गया साइन ऑपोजिट होना चाहिए। तो भाई दोनों चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। बट सेकंड वाले केस में साइन तो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, सेम नहीं है। तो इस वजह से हमारी जो ये वाली डायग्राम है, ये वाली जो मेरी सेकंड वाली सिस्टम है, इट इज नॉट अ डायपोल, इट इज नॉट अ डायपोल। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डायपोल किसे बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक डायपोल। अब बात आती है कि व्हाई वी स्टडी ओनली इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे हमने जो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहले हमने पॉइंट चार्ज से पढ़ना शुरू किया। पॉइंट चार्ज की वजह से सारी मैंने पैरामीटर्स को डिराइव किया। उसके बाद हमने पॉइंट चार्ज के बाद देखा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो ये क्या है, बेसिकली दो चार्ज, दो पॉइंट चार्ज है ना। तो अगर मैं दो पॉइंट चार्ज ले रही हूँ तो मैं किसी भी नंबर की पॉइंट चार्ज ले सकती थी। हम दो पॉइंट चार्ज की ही सिस्टम को क्यों स्टडी करते हैं। व्हाई डायपोल इज सो इम्पोर्टेंट कि हम कितनी भी कॉम्बिनेशंस बन सकती थी, बट उन कॉम्बिनेशंस में हमने बस इस कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट किया। ये हमें जानना चाहिए। वजह क्या है बच्चों की, इलेक्ट्रिक डायपोल कोई बनी हुई बात नहीं है। इट्स नॉट लाइक ये थ्योरेटिकल चीजें हैं जो हम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल नेचुरल तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल यानी डायपोल मोमेंट, हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, डायपोल मोमेंट शो करते हैं। बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी पॉजिटिव चार्ज की सेंटर और नेगेटिव चार्ज की सेंटर थोड़ी सेपरेटेड होती है। तो हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पोलर होते हैं या उनमें डायपोल कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी नेगेटिव चार्ज की सेंटर और पॉजिटिव चार्ज की सेंटर एक पॉइंट पे होती है, तुम कहते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, या कहते हैं वहां पे डायपोल मोमेंट नहीं होता। बट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सारे मॉलिक्यूल डायपोल कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। सबों की नेगेटिव चार्ज की सेंटर और पॉजिटिव चार्ज की सेंटर सेपरेट हो जाती है, चाहे वो पोलर मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो। अगर थोड़ा बहुत भी पहले से जानते हो तो मेरी बात आप समझ रहे हो, और नहीं जानते हो तो डोंट वरी, मैं सेकेंड चैप्टर में इसे बहुत डिटेल में समझाऊंगी। फिलहाल ये समझो कि डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल थ्योरेटिकल चीज नहीं है, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए हम इसकी पढ़ाई करते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या, तो वो तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चीजें हैं, एक तो उनकी चार्ज और उनकी सेपरेशन। यानी कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल कैरेक्टराइज कर सकते हो तुम बाय इट्स चार्ज और बाय इट्स सेपरेशन। ऐसा देखा गया कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो फील्ड बन रही है, जैसे मान लो मेरी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसकी वजह से जो फील्ड बन रही है, जो फील्ड बन रही है, हमें पता है फील्ड तुम्हारी ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पे। तो फील्ड तुम्हारी कुछ ऐसी बनेगी भाई, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगी।
ठीक है, सिमेट्रिकल फिगर होती है। मैं थोड़ी सी गड़बड़ बना सकती हूँ कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसी फील्ड बनेगी बच्चों, कुछ ऐसी फील्ड। अब बिकॉज यहाँ पे दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, तो जितनी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी पॉजिटिव चार्ज से, सबकी सब टर्मिनेट होंगी नेगेटिव चार्ज पे, सबकी सब टर्मिनेट होंगी बच्चे नेगेटिव चार्ज पे, सबकी सब टर्मिनेट होगी नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, ये फील्ड निकलेगी दूर से जाके नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेगी, ये फील्ड भी निकलेगी, फिर ये फील्ड भी निकलेगी, ये भी, सबकी सब कहाँ टर्मिनेट करेगी बेटा, नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट करेगी। बात आ रही है समझ में, सबकी सब नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेगी। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है इसमें। पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड बनती है वो रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड बनती है। यहाँ पे देखो फील्ड का नेचर कैसा बन रहा है। तो ये देखा गया कि किसी भी सर्टेन पॉइंट पे जब फील्ड निकालते हो तो वो फील्ड डिपेंड करता है इनमें से किसी एक चार्ज पे। यानी ये जो फील्ड हम किसी भी पॉइंट पे निकालो, किसी पी पॉइंट पे फील्ड निकालो, ये फील्ड एट पी पॉइंट इट डिपेंड्स ऑन ऐसे लिख लो, इट डिपेंड्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज मींस क्यू पे डिपेंड कर रहा है। किसी भी चार्ज को तुम इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, आई मीन फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। साथ ही साथ इनके बीच की जब सेपरेशन को भी तुम इंक्रीज करते हो ना, तो किसी पॉइंट पे फील्ड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज करता है। तो किस पे डिपेंड करी, दूसरी इनके बीच की सेपरेशन पे डिपेंड कर रही है, और किस पे डिपेंड कर रही है। अब देखो ये सिमेट्री नहीं है, मतलब अगर मैं इस डायपोल को थोड़ा सा इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, या कह सकते हो आई मीन इसकी डायरेक्शन बदल दूं, ओरिएंटेशन बदल दूं, तो किसी भी पॉइंट पे फील्ड का नेचर भी, मतलब ये पूरी की पूरी डायग्राम टिल्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे किस पे और डिपेंड करी है, इसकी ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करी, जिसको हम अभी भी समझेंगे डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रही है। एक बात तो साफ है कि अगर इन चीजों पे डिपेंड कर रही है, तो हम किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी फिजिकल, एक नए फिजिकल क्वांटिटी में हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम पूरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं एक नई फिजिकल क्वांटिटी में। अब वो नई फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होती है, जो किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से, अगर अगर मान लो डिफरेंट डायपोल है, डिफरेंट इलेक्ट्रिक डायपोल है, अगर डिफरेंट इलेक्ट्रिक डायपोल है तो उनकी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी डिफरेंट होगी। किसी भी डायपोल को पूरी तरह से डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये भी देखा गया कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, अगर हम क्यू को सपोज किसी फैक्टर से इंक्रीज करते हैं और सेपरेशन को उसी फैक्टर से, सेम फैक्टर से अगर डिक्रीज करते हैं, यानी मान लो चार्ज को हमने ट्वाइस कर दिया और सेपरेशन को हाफ कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब एक और बात समझ में आती है, जो फील्ड है ना वो डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, इन पे डिपेंड कर रहा है, ये बात भी समझ आई। तो इसे ही हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, किसे, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो लेट मी क्लियर द बोर्ड। इतनी बात क्लियर है ना बच्चों। अभी तक मैंने क्या बताया, सिर्फ मैंने किसकी बात की, मैग्नीट्यूड की बात की, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड की। और हमने क्या देखा कि इसके ओरिएंटेशन बदलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदलती है। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट सिर्फ ये उसकी मैग्नीट्यूड बताने से इट इज नॉट सफिशिएंट टू टेल यू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। मतलब आपको ये भी बताना होगा कि भाई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की इलेक्ट्रिक डायपोल की ओरिएंटेशन क्या है। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, आपको साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी डिफाइन करनी होगी। तो अभी समझते हैं कैसे हम इसकी डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं, एक मिनट। ओके, तो अभी भी मैंने बताया कि माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज अगर सर्टेन सेपरेशन पे हो तो हम बोलते हैं इसे इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, अगर मान लो इसके बीच के डिस्टेंस है d, तुम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। आगे लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक डायपोल is defined by electric dipole moment, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसको हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, लोअर केस से जनरली डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, P इक्वल्स होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रिक डायपोल। अभी भी हमने समझा बच्चे कि सिर्फ
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताना यानी इसकी मैग्नीट्यूड बताना इनफ नहीं होता फील्ड के लिए, क्योंकि फील्ड जिस तरीके से दिखती है ना, हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू तुम्हें उसकी इलेक्ट्रिक डायपोल की ना ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करती है। तो ओरिएंटेशन बदलने से फील्ड बदल रही है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो ये नई पैरामीटर मैंने बताई है ना बच्चे, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। लिख लो यहीं पे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर है तो कोई डायरेक्शन तो होगी यहाँ, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चे, ये क्या होती है, एक वेक्टर आई मीन जो डायपोल मोमेंट होती है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो पी वेक्टर इक्वल्स क्या लिखते हैं, क्यू तो तुम्हारी स्केलर हो गई, क्यू तो तुम्हारी स्केलर होती है, तो हम पी वेक्टर को डिनोट करते हैं, पी वेक्टर को हम डिनोट करते हैं क्यू इंटू डी वेक्टर में। अब ये डी वेक्टर क्या है, डी वेक्टर है बच्चों नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की डिस्प्लेसमेंट, आई मीन पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज से डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। डी वेक्टर को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, वेयर डी वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ माइनस क्यू, नहीं ऐसे लिख लो, ऑफ, एक काम करो लिख लो, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लस क्यू विथ रिस्पेक्ट टू माइनस क्यू। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हमने डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर दिया और डायरेक्शन क्या होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है। याद कैसे करें इसे, कंफ्यूजन तो होता है ना, डायरेक्शन वगैरह बहुत बढ़ाएगी, तो कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं बता दूं, जैसे तुम्हारी ये तो पता है कि तुम्हारी अगर ये डायपोल है बच्चे, अगर ये डायपोल है तो इस डायपोल से जो फील्ड निकलती है, जो फील्ड निकलेगी वो कैसे निकलेगी, फील्ड कैसे निकलेगी, एक सेकेंड, फील्ड प्लस क्यू से निकलेगी, माइनस क्यू पे टर्मिनेट करेगी, प्लस क्यू से निकलेगी, माइनस क्यू पे टर्मिनेट करेगी, प्लस क्यू से निकलेगी, माइनस क्यू पे, इस तरीके से, है ना। यानी बेसिकली फील्ड निकल रही है प्लस क्यू से और टर्मिनेट कर रही है माइनस क्यू से, माइनस क्यू पे। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि फील्ड जो है, देखने को लग रहा है ना, फील्ड माइनस क्यू से इन कर रही है और प्लस क्यू से निकल रही है, ऐसा लग रहा है ना। तो हम इस वजह से डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू बता देते हैं। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट थिंग कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। चलिए, व्हाट इज द यूनिट लिख लीजिए, यूनिट ऑफ पी इज क्या होगा बताओ, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मींस कूलम्ब मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम्ब मीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं पी वेक्टर से, इक्वल्स होती है q मल्टीप्लाइड बाय डी वेक्टर, वेयर डी वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज, और वी कैन से इट इज द डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अभी आपको याद करने वाली क्या चीज है स्लाइड में, ये वाली, ये दैट p वेक्टर इक्वल्स q इनटू d वेक्टर, इसे याद कर लो। एंड डायरेक्शन याद रखना कि डायरेक्शन क्या होती है, कहीं लिखा है क्या, हाँ, पॉजिटिव टू, डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायरेक्शन of p vector is from negative charge to positive charge। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रिक, ये तो मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल को तुम्हें डिफाइन कर दिया और इलेक्ट्रिक डायपोल को कैरेक्टराइज हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड हमें कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। ठीक है, हमारे 12th में हमें इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड लिख लो, टॉपिक टू बी कवर्ड, लिखने की जरूरत नहीं है ना, टॉपिक टू बी कवर्ड, कौन कौन सी टॉपिक, पहली तो हमें ये देखनी है
कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होता है। ठीक है, बेसिकली हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे सिलेबस में है। दूसरी बात हमें देखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, and the last one is electric potential energy of a electric dipole in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये 4 टॉपिक हमें कवर करने हैं इलेक्ट्रिक डायपोल में, जिसमें से कि ये पहली 2 टॉपिक हमारी, ये जो फर्स्ट 2 टॉपिक है ना बच्चे, ये हमारी चैप्टर 1 में है, ये चैप्टर 1 में है, और ये 2 टॉपिक हमारी चैप्टर 2 में है। तो जिस तरीके से है उस तरीके से मैं पढ़ाऊंगी, मतलब इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं फर्स्ट और सेकंड टॉपिक को डील करूंगी और बाद में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाली टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, हाउ इलेक्ट्रिक डायपोल बिहेव इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे एक और बात, ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चे, ये एक्सटर्नल है, बट इट इज नॉट द फील्ड ड्यू टू डायपोल। ये एक एक्सटर्नल फील्ड है जिसमें तुमने डायपोल को रखा तो डायपोल कैसे बिहेव करती है। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए, इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया। आप देखो यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें मैंने एक डायपोल रख दिया प्लस क्यू और माइनस क्यू, इधर रख दो प्लस क्यू और ये मेरी हो गई माइनस क्यू की, ठीक है। सेपरेशन है, इनके बीच की सेपरेशन है सपोज डी सेपरेशन है। अब ये तुम्हारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे और ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था ना कि क्या होती है, ये इक्वी स्पेस्ड होती है, इक्वी डिस्टेंट होती है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वल सेम है। प्लस क्यू पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगी, माइनस क्यू पे भी लगेगी। मुझे बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं प्लस क्यू चार्ज रखूं तो प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगती है किस डायरेक्शन में लगती है, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगती है बच्चों? क्या ये जो फोर्स लगेगी इस पे प्लस क्यू चार्ज पे भी अलग अलग देखो, प्लस क्यू को अलग देखो, माइनस क्यू को अलग देखो, हालांकि एक सिस्टम है, बट अभी देखो बताओ मुझे प्लस क्यू पे क्या जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में लगेगी बच्चों। हाँ, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये जो फोर्स लग रही है इट इज क्यू इंटू ई। हाँ, फोर्स क्या होती है, क्यू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई ई तो हर जगह सेम है। अच्छा, माइनस क्यू पे जो फोर्स लग रही है वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है ना। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी तुम्हारी अगेन द सेम फोर्स क्यू इंटू ई। भाई डायरेक्शन तो मैंने ले लिया ना, नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन ली तो इसलिए ऑपोजिट ली। तो मैं फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो क्या फोर्स यहाँ पे क्यू इंटू ई और यहाँ पे भी क्यू इंटू ई सेम फोर्स लग रही है। यानी इस सिस्टम को मैं एज अ होल अगर देखूँ, प्लस क्यू माइनस क्यू को एज अ सिस्टम देखूँ तो कैन वी से कि इस सिस्टम पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है। क्या कह सकते हैं बच्चों कि द नेट फोर्स दी एफ नेट या नेट फोर्स लिख लो, the net force that is F net is zero. Why zero? Because एक तुम्हारी फोर्स इस डायरेक्शन में, दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में। तो सिस्टम को जैसे एफबीटी फ्री बॉडी डायग्राम आपने पढ़ा होगा, तो इस सिस्टम को मैं पॉइंट की तरह अगर बना दूं तो क्या एक फोर्स तुम्हारी राइट वर्ड और दूसरी फोर्स लेफ्ट वर्ड दोनों सेम मैग्नीट्यूड की है, तो क्या नेट फोर्स जीरो है सिस्टम पे? नेट फोर्स जीरो का होने का मतलब क्या होता है ना कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। क्या ऐसा होता है? नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या हम कह सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है बच्चों? नहीं कह सकते। देखो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब हम कह सकते हैं कि बॉडी जो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, बट बॉडी टोटल इक्विलिब्रियम में है नहीं है, हमें इसकी रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी चेक करनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी इज एट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब बॉडी की कोई लीनियर वेलोसिटी नहीं होगी, ये बात तो कंफर्म हो गई। आई मीन लीनियर बॉडी की कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन
ये जो फोर्स लग रही है ना, ये जो तुम्हारी फोर्स अलग लग रही है, दीज आर नॉट एट द सेम लाइन, आई मीन कह सकते हैं इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की वो डिफरेंट है। तो आप लिख लो सी एफ नेट इज 0 बाई S2 charges experiences equal and opposite force, equal and opposite force, ठीक है। but line of action of these forces are different। अगर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होती है बच्चों, तो क्या ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगी? सोचो, अगर एक पेन का एग्जांपल लो, आप रख के एक पर चेक करना, अगर तुमने इस पेन को दोनों तरफ से फोर्स दिया सपोज, है ना, एक ही पॉइंट पे, अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन है, तो ऐसे में क्या होगा ना, जो तुम्हारी पेन है वो हिलेगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, अगर तुमने मेंटेन किया दोनों तरफ इक्वल फोर्स को। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होगी और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। वाई? बिकॉज यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन फोर्स की क्या है, सेम है। लेकिन जैसे तुम्हारी पेन मान लो ऐसे है, ये पेन है तुम्हारी, तुमने इसके एक एंड पे इस तरफ से फोर्स दिया, दूसरे एंड पे ऐसे फोर्स दिया, तो ये ना ऐसे रोटेट करने की टेंडेंसी होगी इसमें। अगर देखो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन नीचे इस फोर्स की ऐसी होगी, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऐसे हो गई, तो ये टेंडेंसी क्या होगी, इसको इस तरीके से रोटेट कराने की। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पे तुम्हारी प्लस क्यू पे जो फोर्स लग रही है वो राइट में, और माइनस क्यू पे लेफ्ट में लग रही है, और इनकी लाइन ऑफ एक्शन देखो बच्चों, इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या डिफरेंट है? क्या इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है? दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ क्यू ई एंड दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस माइनस फोर्स ऑन माइनस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने की वजह से ये एक कपल की फॉर्मेशन करती है। दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जब लगती है किसी बॉडी पे, तो उसका एक नाम होता है, स्पेशल नाम क्या होता है, कपल। और ये कपल टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और इस कपल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एकदम बहुत प्यारा सा फॉर्मूला होता है, क्या? दैट टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल, लिख लो, बट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेज आर डिफरेंट, सो these forces form couple, ठीक है, ये कपल बनाती है। टॉर्क क्या होता है कपल के लिए, मतलब दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स के लिए क्या होता है, कोई सी भी फोर्स ले लो, कोई सी भी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the line of action, ठीक है, पक्का समझ आ गया ना? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन बेसिकली। तो यहाँ पे मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं यहाँ पे एक और क्वांटिटी आपको दे दूं, लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट वर्ड है, और जो मेरी डायपोल है, मुझे बताना डायपोल की डायपोल मोमेंट, क्या डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ये होगी ना, ये होगी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की जो एंगल है ना, वो थीटा है। दिस इज द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे बताना बच्चे कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भाई यही तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दो लाइन ऑफ एक्शन है, इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है। तो क्या इस ट्रायंगल को देख के क्या आप कह सकते हो कि दिस इज ऑल्सो थीटा? थीटा है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो क्या हम कह सकते हैं दिस इज डी, दिस हाइपोटेनस इज डी, द एंगल इज थीटा। तो हमें निकालना है बेसिकली दिस परपेंडिकुलर। क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन साइन थीटा से निकालें? क्या साइन थीटा इक्वल्स दिस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस? क्या दिस परपेंडिकुलर इक्वल्स सिंपली डी इंटू साइन थीटा नहीं हो गया बच्चे? तो क्या टॉर्क की वैल्यू इक्वल्स नहीं हो गई एफ इंटू डी साइन थीटा? हुई क्या? हाँ, अच्छा एफ क्या है? फोर्स, कोई सी भी फोर्स लिख लो, कोई सी भी फोर्स लिख लो। क्या ये फोर्स नहीं हो गई क्यू इंटू ई? टॉर्क इक्वल्स क्यू इंटू ई इंटू डी साइन थीटा। अब क्या करो ना, इस क्यू इंटू डी, अभी हमने देखा कि डायपोल मोमेंट क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन। तो क्यू इंटू डी क्या हो गई, पी डायपोल मोमेंट इंटू ई साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क की मैग्नीट्यूड क्या हो सकती है, पीई साइन थीटा। बट टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या पी साइन थीटा को हम पी क्रॉस ई लिख सकते हैं? अगर एक बार तुम चेक कर लो, पी क्रॉस ई, पी तुम्हारी माइनस क्यू से प्लस क्यू, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर।
क्या P क्रॉस E इनवर्ड आ रहा है? क्या P क्रॉस E करोगे तो क्या तुम्हारी थंब जो है वो इनवर्ड शो कर रही है डायरेक्शन? अच्छा, क्या इस टॉक की वजह से टॉक की जो डायरेक्शन होगी क्या वो भी इनवर्ड होगी बच्चों? देख लो एक बार चेक करके, क्या टॉक भी इनवर्ड, मान लो मैं इस माइनस क्यू पे पॉइंट लेती हूँ जिसके अराउंड मैं टॉक निकाल रही हूँ, मान लेते हैं, ठीक है, या सेंटर के अराउंड भी टॉक निकाल सकते। देखो अगर 11th में तूने पढ़ा होगा ये कि जब किसी भी सिस्टम पे एफ नेट की वैल्यू 0 होती है ना, तो टॉक अबाउट एनी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल होता है। किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकालोगे ना तो दैट विल बी इक्वल। तो यहाँ पे कोई सी भी पॉइंट ले लो, मैं माइनस क्यू पॉइंट ले लेती हूँ, तो यहाँ से जब तुम टॉर्क निकालोगे तो टॉर्क क्या होता है बच्चे? टॉर्क होता है, टॉर्क वेक्टर होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। देखो ये होता है ना, तो यहाँ पे आर वेक्टर मैं अगर माइनस क्यू के अराउंड निकाल रही हूँ तो माइनस क्यू से तुम्हारी आर वेक्टर ऊपर की तरफ हो जाएगी, है ना? अरे इस पॉइंट की ले रहे हैं ना हम, इस पॉइंट पे तुम्हारी फोर्स लग रही है ना, अब दूसरी फोर्स तो इसी पॉइंट पे लग रही है, तो यहाँ पे आर वेक्टर तो तुम्हारी 0 हो गई ना, तो हमारे पास बस एक फोर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्रॉस एफ करोगे ना, अब देखो आर क्रॉस एफ करोगे ना, जब आर से एफ की तरफ जब अपने फिंगर को कर्ल करोगे वहां पे भी तुम्हारी जो फोर्स आ रही है, जो टॉर्क की डायरेक्शन आ रही है वो क्या है? इनवर्ड आ रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब P क्रॉस E लिखो, so that will give you the direction of torque। क्या बच्चों बात क्लियर हुई? ठीक है ना? तो समझ के कोई भी फॉर्मूला डिराइव जब करो तो समझ के डिराइव करोगे तो आगे तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे इसका मतलब टॉर्क की डायरेक्शन क्या बता सकता है? P क्रॉस E। P क्रॉस E कैन गिव यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को आप किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है उस डायपोल में? टॉर्क। तो बेसिकली यहाँ पे हमें टॉर्क का ही फॉर्मूला निकालना होता है। तो ये बच्चे टॉर्क हो गए, इसका फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट, अब तुमसे इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लाइक कि किस एंगल क्या होनी चाहिए तुम्हारी डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसकी वजह से तुम्हारी टॉर्क की वैल्यू मिनिमम हो या मैक्सिमम हो। तो कुछ केसेस देख लेते हैं, अब फॉर्मूला एक बार हाथ में आ गया तो चीजें आसान हो गई हमारे लिए। केसेस देख लेते हैं, लिखिए केसेस, ठीक है। पहले लिख लो कि टॉर्क मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क की कब होगी, क्या होगी? पहले तो ये लिख लो भाई, पी साइन थीटा मैग्नीट्यूड है ना, पी तो तुम्हारी कांस्टेंट है, पी क्या? पी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायपोल। तो तुम्हारी सेपरेशन फिक्स्ड है, चार्ज फिक्स्ड है, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई मतलब तो है नहीं, तो तुम्हारी पी फिक्स है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्सटर्नल है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी और यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी नहीं करी। थीटा की वैल्यू आप वेरी कर सकते हो, अगर टॉर्क को मैक्सिमम करना है तो थीटा की वैल्यू को आप वेरी कर सकते हो। तो किस वक्त तुम्हारी टॉर्क मैक्सिमम होगी? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगी। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चे? 1 होती है ना। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो तो 1 या -1। तो भाई ये कब क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू इसकी? पीई होगी, पीई होगी कब होगी? व्हेन थीटा इक्वल्स इधर 90 डिग्री और 270 डिग्री, या तो 90 डिग्री हो जाए या तो 270 डिग्री हो जाए, ठीक है। सेकंड केस है कि तुम्हारी टॉर्क जो है वो मिनिमम कब होगी? टॉर्क मिनिमम कब होगी? क्या होगी टॉर्क मिनिमम? पहली बात तो साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 कहते तो हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो -1 भी 1 हो जाएगा। तो टॉर्क मिनिमम कब होता है? जब तुम्हारी टॉर्क की वैल्यू 0 होती है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रही हूँ। 0 कब होगा बच्चे? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री होगी या 180 डिग्री होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझो, डायपोल किसी भी एंगल में रखा हो, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की एंगल कुछ भी हो, फोर्स हमेशा 0 होता है। क्या इसमें कोई डाउट है तुमको? क्या फोर्स हमेशा 0 होगा? इसमें बच्चों कोई डाउट आ रही है क्या? हाँ, फोर्स तो ऑलवेज 0 होगा भाई। किसी भी डायरेक्शन में रखी हो डायपोल, तुम्हारी किसी भी डायरेक्शन में रखी हो, चाहे तुम्हारी ऐसी रखी हो, ये दो चार्ज तो इसके साथ ही लगे हैं ना। हाँ, तो इस पे तो फोर्स हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, तो फोर्स तो हमेशा 0 होना है। अब बात आती है, टॉर्क तो 0 तभी होगा जब तुम्हारी एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होगी। यानी अगर डायपोल को मुझे इक्विलिब्रियम में रखना है, तो मैंने क्या बताया बच्चे कि इक्विलिब्रियम कब हो सकती है कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में? तब हो सकती है जब तुम्हारी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड हो उसकी, यानी एफ नेट शुड बी 0, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, यानी
टॉर्क नेट शुड बी इक्वल टू 0। तो एफ नेट तो ऑलवेज 0 है, लेकिन टॉर्क नेट यहाँ पे 0 हो गया ना, यहाँ पे तुम्हारे नेट टॉर्क भी 0 हो गई, यहाँ पे बच्चे नेट टॉर्क भी 0 हो गई। इसका मतलब ये है ना कि जो सेकेंड वाली केस है, दिस इज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या हम कह सकते हैं, दिस इज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या बात आई समझ में? ऐसा होगा तो बॉडी तुम्हारी जो डायपोल है वो तुम्हारी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी आ जाएगी। तो दिस इज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो तुम्हारे लिए क्लास 12th के लिए में पढ़ रहे हो तुम, अगर बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो इतना काफी है, बट आगे के लिए यानी नीट जेई के लिए स्पेशली बच्चे ये इक्विलिब्रियम से ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मतलब डिफरेंट चैप्टर्स में आएंगे। इनफैक्ट जहां जहां तुम्हारा इक्विलिब्रियम होगा और जहां जहां तुम्हारे अभी इक्विलिब्रियम के भी टाइप्स होते हैं ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, तो यहाँ पे तुम्हारी 0 डिग्री एंगल जो होती है ना वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की केस होती है। ठीक है, ये क्या होती है जब 0 डिग्री एंगल में, एक एक करके बता देती हूँ। मान लो सपोज ये मेरी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें तुम्हारी डायपोल रखी है विथ 0 डिग्री, विथ डायपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितनी एंगल बना रही है, 0 डिग्री एंगल बना रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और डायपोल है। जो बच्चे बोर्ड के लिए पढ़े वो स्किप कर दो ये वाली पार्ट, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आप चले जाओ डायरेक्ट। हाँ, 0 डिग्री एंगल बना रही है, मतलब इधर माइनस क्यू होनी चाहिए, इधर प्लस क्यू होनी चाहिए, है ना, ये तुम्हारी हो गई। तो यहाँ पे तुम्हारी डायपोल की डायरेक्शन तो ये हो गई ना बच्चे, नहीं हुई क्या? अच्छा, मैं अगर इस पे फोर्स लिखूं तो प्लस क्यू पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में और माइनस क्यू पे फोर्स लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, पे फोर्स एक दूसरे को इक्वल है और फोर्स, नेट फोर्स तो 0 है ही है साथ में, क्योंकि यहाँ पे दोनों फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है, सेम है, तो कोई कपल की फॉर्मेशन नहीं करी, इसकी वजह से जो नेट टॉर्क होगा दैट विल आल्सो बी 0। तो ये बॉडी क्या है, स्टेबल है, बहुत अच्छे, स्टेबल मतलब इक्विलिब्रियम में, सॉरी इक्विलिब्रियम में, ये बात हमको समझ आ रही है। स्टेबल अनस्टेबल की बात मैं अभी करती हूँ थोड़ी देर में। दूसरी बात कि अगर मेरी 180 डिग्री बना रही है P विथ E, ये जो E है, E वेक्टर है, इसके साथ मेरी P वेक्टर जो है, ये P वेक्टर कितनी एंगल बना रही है, 180 डिग्री की, मतलब इधर तुम्हारी नेगेटिव चार्ज और इधर तुम्हारी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर मैं इस पे फोर्स लिखूं, माइनस क्यू पे फोर्स लगेगी बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी, मतलब ये एक फोर्स लगेगी माइनस क्यू पर, प्लस क्यू पर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, है ना, तो दोनों फोर्स क्या होगी, इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। अगेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्सेस आर सेम, तुम कह सकते हैं कि अभी भी टॉर्क तुम्हारी 0 है, दोनों केस में टॉर्क 0, तो दोनों ही इक्विलिब्रियम का केस है, ये बात हमें समझ आ रही है। लेकिन ये जो पहली केस है ना बच्चे, ये दिस इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, and second one is the case of unstable equilibrium, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल पे ऑलरेडी लेक्चर लिया हुआ है, इसमें 3 पॉइंट चार्ज की इक्विलिब्रियम की मैंने बात की थी, है ना, वहां पे मैंने अलग से एक लेक्चर लिया था जिसमें स्टेबल अनस्टेबल की बात मैंने की थी। स्टेबल इक्विलिब्रियम जहां जहां होता है बच्चे, वहां वहां एसएचएम के क्वेश्चंस बनते हैं, जहां जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात होती है वहां वहां एसएचएम के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चन आते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि कोई बॉडी मान लो इक्विलिब्रियम में है, अगर उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दोगे ना तो ये इसकी टेंडेंसी होती है कि वापस अपनी पोजीशन को रीगेन करना चाहता है और रीगेन करते भी। ठीक है, यहाँ पे पहली वाली केस को देख लो, अगर इसको थोड़ा डिस्प्लेस करोगे ना बच्चों, अगर तुम एक बार खुद से थोड़ा करके देखो, अगर इसको डिस्प्लेस करोगे ना तो यहाँ पे इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन, मतलब इसको वापस से क्या करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज में तुम डिस्प्लेस करोगे तो इस पे जो कपल बन रही है, कपल की वजह से जो टॉर्क लग रही है वो इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देगी, वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे चली आएगी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ऐसा कुछ नहीं होता। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मान लो ये तुम्हारी डायपोल है, इसको तुम अगर एंटी क्लॉकवाइज में तुमने डिस्प्लेस कर दिया ना, अगर मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज में डिस्प्लेस कर दिया तो इस वाले एंड पे फोर्स ऐसी लग रही है, इस वाले एंड पे फोर्स ऐसी लग रही है, अभी क्या करेगी डायपोल को, पूरी जो तुम्हारी कपल बन रही है वो भी डायपोल को एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रही है, तो यहाँ पे डायपोल क्या होगी, पूरी की पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो टॉर्क है ना, ये जो टॉर्क है ना बच्चे, ये क्या करती है, किसी भी डायपोल, इस टॉर्क की टेंडेंसी होती है किसी भी डायपोल को, डायपोल मोमेंट को यानी पी वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करती है हमेशा। ठीक है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझ आई बात कि तुम थोड़ा सा अगर उसको टर्न कर दोगे तो ये अपनी पोजीशन पे कभी भी वापस नहीं आती, बट अगर उस पोजीशन पे है तो फिर कुछ नहीं होगा, मतलब उस पोजीशन पे तो वो इक्विलिब्रियम में है, थोड़ी सी डिस्प्लेस कर दोगे ना बस वो पोजीशन गया इसका, फिर वापस से वो पोजीशन कभी गेन नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है किसी स्पेस में, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है,
और मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक डायपोल रख दिया, ठीक है, एक डायपोल रख दिया यहाँ पे, ये माइनस क्यू मेरी हो गई, ये प्लस क्यू, क्लियर है, ठीक है, तो ये हो गई मेरी डायपोल। अच्छा, क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस and a dipole is ऐसे लिख लो, a dipole is placed in a region, a dipole is placed in a region having electric field lines as shown. What is the direction of net force on dipole? ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन 0 ले लो, मतलब हो सकता है नेट फोर्स 0 हो। दूसरा ऑप्शन हो गया लेफ्ट वर्ड। तीसरा ऑप्शन ले लो राइट वर्ड। बताओ डायरेक्शन क्या होगी। एंड थर्ड ले लो, फोर्थ ले लो, नन ऑफ दिस। बताइए व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ ऐसी है, माइनस क्यू इधर है, प्लस क्यू इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता लग रही है, ठीक है, जहां पे ये रखी है वहां पे तुम्हारी लेफ्ट से राइट जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रही है बच्ची इस डायरेक्शन में लगेगी, एफ ऑन प्लस क्यू चार्ज। और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज एफ ऑफ माइनस क्यू। ठीक है, बात आ रही है समझ में। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना ये इक्वी डिस्टेंट, इक्वी स्पेस्ड नहीं है। इसका मतलब साफ है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। हमने अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस देखा, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। क्या करे फिर, क्या करे यहाँ पे क्या करते हैं ना, दो पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इन दो पॉइंट की तो स्टडी हम कर सकते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड देखे, भाई कंपेयर तो कर सकते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, वहां से तुम कंपेयर जरूर कर सकते हो कि ए और बी पॉइंट में किस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, किस पॉइंट की कम है। तो आपको याद होगा, इसे हम कंपेयर कर सकते हैं बाय सीइंग द डेंसिटी लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी। जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी तुम्हारी ज्यादा होती है, डेंसिटी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है। तो कैन वी से दैट हियर फ्रॉम द फिगर, कैन वी से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। ये कह सकते हैं ना बच्चों। अगर हम ये कह सकते हैं तो आप अभी बताओ मुझे एफ प्लस क्यू, या कह सकते हो एफ बी, एफ एट बी नहीं, एफ प्लस क्यू लिख लो। दिस इज व्हाट, ये क्या Q इंटू ई एट बी है, हाँ। और F फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, क्या ये Q इंटू ई ए है, ए पे रखिए ना माइनस क्यू चार्ज। तो मुझे बताओ अगर ई बी ई ए से, ई ए ई बी से ज्यादा है, तो क्या साफ साफ समझ आ रहा है कि फोर्स ऑन माइनस क्यू इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन प्लस क्यू। क्या बात आ रही है समझ में। तो मैंने यहाँ पे गलत क्या बना दिया, मैंने ना लेंथ वेक्टर की गलत बना दी, ठीक है। फोर्स ऑन माइनस क्यू इज मोर देन फोर्स ऑन प्लस क्यू। तो यहाँ पे जो ये फोर्स है ना, ये छोटी सी फोर्स लग रही है और यहाँ पे बड़ी सी फोर्स लग रही है। अब मैं इस सिस्टम को एक इन दो पॉइंट चार्ज को मैं अगर एक सिस्टम मान के चलूं, मतलब ये एक सिस्टम ही तो है बेसिकली, डायपोल तो सिस्टम है ना। तो मुझे बताओ इस पे नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। अगर लेफ्ट वर्ड ज्यादा फोर्स है और लेफ्ट राइट वर्ड कम है, तो नेट फोर्स की जब सम लोगे ना बच्चे, तो नेट फोर्स किधर आएगी, लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में। क्या क्वेश्चन क्लियर है, क्या सोल्यूशन क्लियर है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये हमारा कौन सा टॉपिक है जो मैंने तुम्हें बताया था ना, ये वाली बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, जल्दी से देखते हैं। हमें पढ़ना है बेसिकली दो पॉइंट पे, दो स्पेशल पॉइंट पे पढ़ना है। एक तो पढ़ना है इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस पे, एक्सिस पे हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, और दूसरी पढ़नी इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, या कह सकते हो इक्वेटोरियल प्लेन पे, इक्वेटोरियल प्लेन पे तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है। फटाफट से देखते हैं, पहली केस देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड
एट एक्सिस। ठीक है, अब मेरी ये डायपोल है, माइनस क्यू इधर बना दिया, प्लस क्यू इधर, ये है मेरी डायपोल। मान लिया इनके बीच की सेपरेशन है 2a, मान लिया इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, 2a है। यानी अगर इस डायपोल के सेंटर पे जाएं तो सेंटर से किसी भी एक चार्ज की दूरी क्या है, a। ठीक है, और ये हो गई तुम्हारी एक्सिस, ये हो गई बच्चों, दिस इज द एक्सिस ऑफ द डायपोल। ठीक है, इस एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। मान लो ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट P है जहां पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। और ये पॉइंट ना इसके सेंटर से, डायपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, r। कितने डिस्टेंस पे बच्चों, r डिस्टेंस पे है। ये चीजें दे रखी है। ठीक है, अब क्या ये तुम्हें लग रहा है कि ये जो टॉपिक है वो कोई नई टॉपिक लग रही है तुम्हें? हमने ऑलरेडी पढ़ा है मल्टीपल चार्जेज की वजह से किसी पॉइंट पे फील्ड कैसे निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे दो ही चार्ज तो हैं, हम क्या करने वाले हैं, इंडिविजुअल चार्ज की वजह से फील्ड निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, वेक्टर्स हम ले लेंगे। तो बेसिकली ये भी जो हम करने वाले हैं ना, यहाँ पे भी हम क्या यूज करने वाले हैं, हाँ, दिस कैन बी फाउंड बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और कुछ नहीं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो मुझे बताओ बच्चे कि P पॉइंट पे प्लस क्यू की वजह से जो फोर्स होगी, P पॉइंट पे जो प्लस क्यू की वजह से फोर्स होगी, क्या वो अवे होगी, प्लस क्यू से अवे होगी भाई तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स बोल रही हूँ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो प्लस क्यू की वजह से जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये हो जाएगी तुम्हारी E ड्यू टू प्लस क्यू, है ना। और माइनस क्यू की वजह से ये जो फील्ड बनेगी वो टुवर्ड्स माइनस क्यू होगी। सो दिस विल बी द फील्ड ड्यू टू, दिस विल बी द फील्ड ड्यू टू व्हाट, माइनस क्यू। दिस विल बी फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। सो बताओ मुझे नेट फील्ड क्या हो जाएगी। अच्छा पहले मैं अलग अलग लिख दूं, क्या कैन वी राइट दैट E प्लस क्यू इज व्हाट, भाई पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज आर, आर इज द सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दैट चार्ज। तो आर क्या हो जाएगी यहाँ पे मुझे बताइए, ये तुम्हारे डिस्टेंस क्या है बच्चे, ये क्या ए है, क्या ये ए है। अच्छा यहाँ से यहाँ क्या आर है, फिर प्लस क्यू से क्या डिस्टेंस हो गई, क्या आर माइनस ए नहीं हो गई, क्या ये डिस्टेंस तुम्हारी आर माइनस ए नहीं हो गई। तो क्या हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, के इंटू क्यू बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर, लिख सकते हैं बच्चों। मैं बस मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ, डायरेक्शन मैंने यहाँ पे बता दिया कि राइट वर्ड होगी। ठीक है, अच्छा व्हाट अबाउट ई ड्यू टू माइनस क्यू, हाँ, के क्यू बाई व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम माइनस क्यू। बताओ ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, ये डिस्टेंस क्या है बताइए। हाँ, दिस इज आर, दिस इज ए, सो दिस विल बी आर प्लस ए। कोई प्रॉब्लम समझने में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, है ना। एंड वी नो दैट द ई नेट वेक्टर विल बी इक्वल टू ई ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज प्लस ई ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, एंड वी हैव टू टेक द वेक्टर सम। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेक्टर को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं क्योंकि हम डायरेक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं। मुझे बताना बच्चे यहाँ पे, कैन वी सिंपली ऐड और कैन वी सिंपली सब्ट्रैक्ट दीज टू फील्ड, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है। तो हम क्या करते हैं ना, ई प्लस क्यू से ई माइनस क्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ई प्लस क्यू की वैल्यू तुमको पता चल रहा है ना कि ज्यादा होने वाली है। क्यों ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी ई प्लस क्यू की वैल्यू, भाई ई ड्यू टू प्लस, बिकॉज प्लस क्यू चार्ज से सेपरेशन कम है ना, सेपरेशन कम का मतलब इंटेंसिटी ज्यादा होना, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है, तो समझ रहे हो, ये तो बेसिक सी बात है, कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे हमें जो ई नेट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, राइट वो डायरेक्शन में आएगी, ये बात की बात है। फिलहाल जल्दी से वैल्यू पुट कर लो, ई प्लस क्यू क्या है, क्या है, क्या है, के क्यू दोनों में कॉमन है क्या, 1 बाई, हाँ, आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। जल्दी से डिनोमिनेटर की एलसीएम ले लो, क्या लिख सकते हैं, आर माइनस ए का होल स्क्वायर क्या एलसीएम आ जाएगी, यहाँ पे लिख दो ई नेट इक्वल्स के क्यू तो ले लिया था कॉमन, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आर माइनस ए का होल स्क्वायर मीन्स आर माइनस ए इंटू आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए इंटू आर प्लस ए। तो आर माइनस ए और आर प्लस ए को एक साथ ले लो तो क्या बन जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या ये दो बार ही रिपीट हो रहा है तो क्या इसका स्क्वायर हो गया, एक बार में मैंने ले लिया। ये समझ आई बात, लिख के बताऊं क्या,
अरे लिख के बताना होगा क्या बच्चों? आर माइनस ए को क्या लिख सकते हैं? आर माइनस ए इंटू आर माइनस ए, एंड आर प्लस ए का होल स्क्वायर क्या हो गया? आर प्लस ए इंटू आर प्लस ए, है ना? तो यहाँ पे इन दोनों को एक साथ ले लीजिए और इन दोनों को एक साथ ले लो। क्या ये आ गया तुम्हारा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर? क्या ये भी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया? तो क्या दोनों को कंबाइन करके तुम लिख सकते हो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर? लिख सकते हो? क्या बात आई समझ में? क्या बात आई समझ में बच्चों? ठीक है, तो अच्छा न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? यहाँ पे आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम समझने में? चलो फटाफट इसे कैंसिल करो। क्या कैंसिल हो रहा है? देखो आर स्क्वायर ए स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2 RA माइनस ऑफ माइनस 2 RA। तो क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? के क्यू 4 RA क्या डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। बच्चों कोई दिक्कत है, तकलीफ है कोई यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो हम क्या करते हैं ना, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की कहानी चल रही है, तो अच्छा लगता है क्या डायपोल मोमेंट इंक्लूड ना करना, है ना? डायपोल है तो डायपोल मोमेंट लिखना बनता है। तो हम क्या करते हैं ना, वी नो दैट दिस डायपोल मोमेंट इक्वल्स क्या है? सिंपली क्या है बताओ? Q इंटू 2A है, नहीं है क्या भाई? 2A ही तो सेपरेशन है डायपोल इनके चार्जेस के बीच की। तुम क्या करते हैं ना, Q इंटू 2A को सेपरेट करते हैं। हाँ, और अगर 2 को ले लिया तो एक 2 बच गया, तो क्या लिख सकते हैं? 2K क्या बचा? 2Q2A लिया तो क्या बन गया? ये P बन गया, और एक R भी है साथ में। देखो तो सही लिख रही हूँ क्या? देख लो बच्चे, नीचे क्या हो गया? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो एक्सिस पे, किसी एक्सियल पॉइंट पे, तो यही वैल्यू आएगी। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगी? अवे फ्रॉम दी अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू के चार्ज की तरफ अगर ले रहे हैं तो द डायरेक्शन इज राइट वर्ड। ठीक है, मैं डायरेक्शन बताती हूँ अभी क्या होगी। तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लो, जो कि हमको जो फॉर्मूला हमें एक्चुअल में याद रखना है वो अप्रोक्सीमेशन है। वो क्या है? किसी भी डायपोल ना बहुत छोटी सी, बहुत छोटी, ये तुम्हारी डायपोल की जो बीच की लेंथ सेपरेशन होती है ना, नैनोमीटर में एंगस्ट्रॉम में होती है, बहुत छोटी होती है। तो जिस पॉइंट पे तुम्हें फील्ड निकालना होता है ना, उस पॉइंट की डिस्टेंस डायपोल के सेंटर से ना, यानी r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। बेसिकली दिस r इज, वी कैन राइट दैट दिस r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। अगर ऐसा होगा ना तो वी कैन इग्नोर दिस a इन विथ रिस्पेक्ट टू दिस r। अगर a को तुम 0 पुट कर दोगे तो क्या r टू द पावर r⁴ हो गया? क्या एक r ऊपर में पहले से है? क्या r4 को तुम कट करोगे तो r³ आ गया? क्या इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल्स, डायरेक्ट मैं E लिख रही हूँ, 2kp/r³। क्या बात आ रही है समझ बच्चों? तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ड्यू टू अ डायपोल ऑन इट्स एक्सिस। क्या बात आई समझ में? अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठहरी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हम वेक्टर में ही क्यों ना लिखें। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, क्या देख सकते हो? दैट द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम लेफ्टवर्ड, मानी माइनस क्यू से प्लस क्यू। और यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है दैट इज ऑल्सो राइटवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है दैट इज ऑल्सो राइट वर्ड, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है दैट इज ऑल्सो लेफ्ट वर्ड। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है ना कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है। अच्छा, आप चेंज कर लो, मान लो ये तो मैंने प्लस क्यू की तरफ लिया ना, अगर माइनस क्यू की तरफ लेके देख लो एक बार। माइनस क्यू की तरफ लेते तो क्या होता? क्या माइनस क्यू की वजह से जो इंटेंसिटी होती वो ज्यादा होती? क्या माइनस क्यू की वजह से जो इंटेंसिटी होती क्या वो उसकी डायरेक्शन ये होती? क्या प्लस क्यू की वजह से जो इंटेंसिटी होती वो लेफ्ट वर्ड होती? क्या माइनस क्यू वाली इंटेंसिटी ज्यादा होती लेफ्ट प्लस क्यू वाली इंटेंसिटी से? क्यों ऐसा होता? क्यों होता बच्चों? क्योंकि प्लस क्यू दूर है, माइनस क्यू पास है। तो क्या यहाँ पे नेट फील्ड जो बनती है, क्या यहाँ पे जो नेट फील्ड बनती, क्या इस डायरेक्शन में बनती? क्या अगेन ये डायपोल मोमेंट के ही डायरेक्शन में नहीं है? क्या अगेन ये डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में नहीं है बच्चों? तो इस वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एक्सिल पॉइंट पे, वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होती है। सो ई वेक्टर इक्वल्स टू के पी वेक्टर बाय r³। ये मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई है और यही तुम्हें याद भी रखना है। फॉर r इज वेरी वेरी गिवन, नहीं फार पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड वन इज ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है,
अब जो इक्वेटोरियल प्लेन होती है उस पर कोई सी भी लाइन ले लोगे ना तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसमें तुम्हारी इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है बच्चों, इनके बीच की डिस्टेंस अभी भी वही 2a है। ठीक है, यानी सेंटर से ईच चार्ज इज सेपरेटेड बाय a डिस्टेंस। ओके, तो ये इसकी सेंटर है, सेंटर से a डिस्टेंस पे दोनों चार्ज रखी है। अभी मेरी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो क्या है, ये मेरी हो गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हो गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो मुझे इस पॉइंट पे P पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, ठीक है बच्चों, और मान लो ये P पॉइंट इसके सेंटर से ना r डिस्टेंस की दूरी पे है, मान लिया r डिस्टेंस की दूरी पे है। तो अभी भी वही काम करना है, हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है। हम क्या करते हैं, माइनस क्यू से P की डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं और माइनस प्लस क्यू से P की डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लेते हैं विथ प्रॉपर डायरेक्शन। फिर देखते हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है। चलो देखते हैं जल्दी से बच्चों, यहाँ पे मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना प्लस क्यू की वजह से, क्या प्लस क्यू की वजह से इसी लाइन पे आउटवर्ड होगी, मतलब अवे फ्रॉम प्लस क्यू होगी, और माइनस क्यू की वजह से क्या टुवर्ड्स माइनस क्यू होगी बच्चों। क्या इसे मैं लिख दूं E ड्यू टू प्लस क्यू एंड दिस वन इज E ड्यू टू माइनस क्यू, कोई प्रॉब्लम समझने में। हाँ, अगर मैं यहाँ पे E ड्यू टू प्लस क्यू लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ, K Q बाई, अब नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम प्लस क्यू, बताओ बच्चे क्या डिस्टेंस होगी। मैं अगर एक ट्रायंगल को लेके चलूं, अगर किसी एक ट्रायंगल को बेटा यहाँ पे ले लो, इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, बताओ मुझे इस ट्रायंगल में ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, क्या नहीं हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर, होगा क्या बच्चे, होगा क्या। तो इसकी स्क्वायर अगर करोगे तो क्या ये सिंपली आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गई ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत समझने में। हाँ, अच्छा व्हाट अबाउट ई ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, क्या होगी अगेन के क्यू बाई, अगर फिर से मैंने माइनस नहीं पुट किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन ले लिया है, समझ रहे हो। तो ई के क्यू बाई अगेन द डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड पी इज व्हाट रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए, भाई अगेन ये वाली हो जाएगी ना साइड, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर, इसके स्क्वायर लोगे तो अगेन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गई ना बच्चों, हुई क्या। इनकी सम लेनी है, इनकी वेक्टर सम, ध्यान देना बिकॉज यहाँ पे ये दोनों डायरेक्शन ना क्या है, बिल्कुल अलग अलग है डायरेक्शन। तो हम क्या करते हैं वेक्टर सम में, अब तो आपको समझ में आ गया हम क्या करने वाले हैं, इसकी क्या करने वाले बच्चों, कंपोनेंट लेने वाले हैं। तो एक कंपोनेंट हम लेते हैं वर्टिकल, दूसरी कंपोनेंट लेते हैं हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कंपोनेंट ले लो प्लस क्यू की, एक ले लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माइनस क्यू के साथ भी सेम करो। तो भाई कंपोनेंट लेने के लिए हमें एंगल तो जानना चाहिए ना। तो मान लो यहाँ पे एंगल दी हुई है, एंगल दी हुई है थीटा, ये जो P पॉइंट है ना, इनके दोनों पॉइंट से जो एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो क्या ये अगर थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा बच्चे, ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा, तो क्या E प्लस क्यू की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है क्या ये कहलाएगी E मान लेते हैं, देखो दोनों की वैल्यू सेम है ना, मान लिया इन दोनों की वैल्यू क्या है E है, मान लिया इन दोनों की वैल्यू क्या है E है, तो क्या हम कह सकते हैं E प्लस क्यू की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गई E cos थीटा, क्या कोई दिक्कत है। क्या इसकी वर्टिकल कंपोनेंट हो गई E sin थीटा, बेटा हो गई क्या। अच्छा व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ E माइनस क्यू, E ड्यू टू माइनस क्यू, क्या ये भी E cos थीटा नहीं हो गई, हो गई क्या। तो ये भी E क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, बेसिकली ट्वाइस ऑफ E cos थीटा हो जाएगी। एंड व्हाट अबाउट द वर्टिकल कंपोनेंट, क्या ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्या इसकी वैल्यू भी E sin थीटा हो जाएगी। क्या ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देगा, इक्वल एंड ऑपोजिट है। क्या जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बच्चे, जो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E नेट, क्या ये सिंपली होगी 2E cos थीटा। आई थिंक कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, E कोई सी भी वैल्यू लिख लो, ट्वाइस ऑफ व्हाट K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट cos थीटा। मुझे बताना cos थीटा इस ट्रायंगल को देख के क्या कह सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है बच्चे, किसी भी एक ट्रायंगल की बात हम कर ले, मान लो इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, तो बेस इसकी क्या क्या, बेस ए है, क्या हाइपोटेनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर, तो क्या हम लिख सकते हैं cos थीटा की जगह पे ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर हाफ लिख सकते हैं क्या। क्या इनको कंबाइन कर ले हम, तो अगेन हम क्या करते हैं डायपोल मोमेंट के टर्म में हम k इंटू 2a इनको कॉमन ले लेते हैं, मतलब साथ में ले लेते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं p, क्या लिख सकते हैं kp लिख सकते हैं क्या,
kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। देखो 1 प्लस हाफ क्या हो गया 3/2। तो ये हो गई मेरी ई नेट की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, एंड द डायरेक्शन इज लेफ्टवर्ड। ठीक है, अगर फिर से मैं कह रही हूँ अप्रोक्सीमेशन हमें याद रखना है, अप्रोक्सीमेशन वाला रिजल्ट हमें याद रखना है। तो अगेन अगर हम आर को बहुत बहुत बड़ी ले लें ए के कंपैरिजन में, मतलब फार पॉइंट पे अगर फील्ड को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वहां पे ए को हम इग्नोर कर सकते हैं, और उस जगह पे जो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना बच्चे, क्या हो जाएगी, के पी अपॉन आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो 2 और 2 कट गया, क्या बचा आर क्यूब। आई बात समझ। तो ये मेरी हो गई, क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन कह सकते हो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपली तुम्हारी ई की वैल्यू हो गई एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब बताती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए आप बच्चों देख सकते हो यहाँ पे कि मेरी जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, पिक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन गया, रुको एक सेकेंड। हाँ, मेरी जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो क्या इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड है, फ्रॉम नेगेटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। हाँ, और यहाँ जो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, क्या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, ई वेक्टर जो नेट आई है वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे वाइल राइटिंग दी वेक्टर साइन हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव साइन भी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, एक नेगेटिव साइन भी इस जगह पे हम रखते हैं बच्चों। क्या बात आ रही है समझ में। ठीक है, तो ये बन गई मेरी, ये आ गई मेरी वेक्टर, हाँ, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस फॉर्मूले को और प्रीवियस वाले फॉर्मूले को एक साथ देखूं तो आपको याद होगा प्रीवियस जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था, क्या डिराइव किया था बच्चे, क्या डिराइव किया था, एक था मेरा मतलब एक्सेल पॉइंट पे क्या फॉर्मूला आया था बताओ, 2kp वेक्टर बाय आर क्यूब, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या आ रहा है फॉर्मूला, माइनस के पी वेक्टर बाय आर क्यूब। एक तो दो डिफरेंसेस समझ में आ रहा है, एक तो ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस क्या होती है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है ना। दूसरी जो डिफरेंस है वो समझ में आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट है दैट इज ट्वाइस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैग्नीट्यूड वाइज की बात कर रही हूँ मैं, तो क्या हम लिख सकते हैं, कैन बी राइट कि इलेक्ट्रिक फील्ड at axial point, the magnitude of electric field at axial point is twice of the electric field at perpendicular bisector। क्या लिख सकते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और ये चीजें भी आपको फॉर्मूला से ही निकल के आता है बच्चे, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और क्या पता होनी चाहिए, देखो फॉर्मूला वगैरह बच्चों को याद रहता है पर थोड़ी थोड़ी चीजें भूल जाते हैं। जैसे कि अगर आपको याद होगा तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चे, क्या होती है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। समझ रहे हो। और अभी देखा हमने इन दोनों केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, मतलब किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिख लो इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल is proportional to cube of the distance। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर दिमाग में रहती है ना तो एमसीक्यूज तुरंत होते हैं, मतलब आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता दिमाग में। एक सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज है तो वेरिएशन कैसा हो रहा है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, तब 2 टाइम्स। और अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब 2 चार्ज है तो वहां पे क्यूब हो रहा है, मतलब एक से तुम्हारी बढ़ती जा रही है। तो इन चीजों का ध्यान में रखना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना था बच्चों, वो मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, आई होप कि तुमको चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहो, हंसते रहो और पढ़ते रहो बच्चों, सेफ रहो। थैंक यू।